जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जय भारत। आज मध्य प्रदेश का हम भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है उसको आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये जो भौगोलिक स्थिति है ये आपका एमपीपीएससी के प्री मेंस प्लस कहेंगे जितने भी वनडे एग्जाम है सबके लिए बराबर काम करेगा। तो देखते हैं भौगोलिक स्थिति, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, कितने कैसे कैसे बांटा गया है, इसके अंतर्गत देखेंगे। इनका जो अक्षांशीय विस्तार है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, भौगोलिक स्थिति। मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थिति कैसा है, ये आपके पीएससी मेंस के लिए 100% हेल्प करेगा, 100 के 100% हेल्प करेगा और प्री के लिए भी बराबर काम करेगा और वनडे एग्जाम के लिए भी बराबर काम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहां से भी बहुत ज्यादा उठा के पूछा जाता है। इसलिए ध्यान से और विशेष रूप से इसको पढ़िए और एक बार नहीं 4 बार पढ़िए। जितने बार में याद नहीं हो उतने बार आप पढ़ते रहिए, एक ना एक दिन याद होगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो याद नहीं होगा। 100% अगर आप 1-2 बार हमारा वीडियो देख लिए तो 100% ये याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम किसका भौगोलिक स्थिति पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थिति पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा है, मध्य प्रदेश का भू अवशेषित। ठीक है, इसका मतलब होता है, भू अवशेषित मतलब होता है कि जो हमारा मध्य प्रदेश है, ये आपको मध्य प्रदेश पूरा दिख रहा है, मध्य प्रदेश का मैप। जो हमारा मध्य प्रदेश है ये चारों ओर भू से घिरा हुआ है। भू से मतलब जमीन से लगा हुआ है। अगर कहा जाए इसके कहीं किसी भी भाग में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी भी भाग में अगर कोई सागर या महासागर अगर ऐसा टच किया होता तो भू अवशिष्ट ये राज्य न कहलाता। तो देखेंगे चारों तरफ से भूम लगे होने के कारण ये भू अवशिष्ट राज्य कहलाता है। इसका मतलब यही होता है कि जिस राज्य के चारों ओर, जिस देश के चारों ओर और जिस जिले के चारों ओर अगर वो भूमि से सटा हुआ है, मतलब अन्य देशों से, अन्य जिलों से, अन्य राज्यों से सटा हुआ है, उसे भू अवशिष्ट देश या राज्य या जिला कह सकते हैं। अगर कहीं इसमें महासागर या सागर से सटा है तो फिर हम उसको ऐसा नहीं कह सकते। तो मध्य प्रदेश हमारा कैसा राज्य है, भू अवशेषित राज्य है। अब इसके बाद देखेंगे 1 नवंबर 2002 और यहाँ क्या लिखा है, छत्तीसगढ़। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में हुआ था। कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 में। लेकिन इसका जो पुनर्गठन हुआ है, तो जो वर्तमान गठन माना जाता है इसका, तो 1 नवंबर 2002 को माना जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से क्या हुआ है, अलग हो गया है। इसलिए इसका पुनर्गठन माना जाता है, दोबारा के मध्य प्रदेश का दोबारा गठन किया गया है। और देखेंगे जब तक 2000 पहले के बात अगर करें तो जो हमारा मध्य प्रदेश है, तो भारत में कहा जाए क्षेत्रफल के आधारों पर सबसे बड़ा राज्य होने का गौरव प्राप्त किया था। लेकिन जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को, तब से ये हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से किस स्थान पर आ गया, दूसरे। और अगर जनसंख्या की बात करें तो ये जनसंख्या 6 में आ गया और वर्तमान में इसकी जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो 5वें राज्य के रूप में आता है जब से तेलंगाना राज्य का गठन हुआ है। तो अब इसके बाद यहाँ देखेंगे अगर ये क्षेत्रफल के हिसाब से बात किया जाए तो मध्य प्रदेश हमारा किस स्थान पर आता है, द्वितीय स्थान पर, मतलब दूसरे स्थान पर आता है। इसके बाद अक्षांशीय विस्तार देख लेंगे। जो हमारा मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है वो कैसा है, तो जो अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश ये कितना है, 21 डिग्री 6 मिनट। कितना है, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक है। जो ये उत्तरी अक्षांश है हमारा, ये 21 से कितना है, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक फैला है। कितना फैला है, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको याद रखना है।
फिर अगर देशांतर की बात किया जाए तो पूर्वी देशांतर हमारा कितना है 74 डिग्री 9 मिनट। कितना है 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 66 मिनट। कितना 82 डिग्री 66 मिनट। अगर मध्य प्रदेश के अक्षांश की बात करेगा तो उत्तरी अक्षांश होगा, ठीक है ना, क्योंकि उत्तर में उत्तरी अक्षांश की बात किया जा रहा है। तो उत्तरी अक्षांश कितना है 21 डिग्री 6 मिनट, 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट। और अगर देशांतर की बात करेगा तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 66 मिनट। कितना होगा 82 डिग्री 66 मिनट। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं मानक रेखा, तो जो देखा जाए जो भारत का मानक रेखा निर्धारित किया गया है वो 5 राज्यों से गुजरता है, जिसमें एक राज्य मध्य प्रदेश भी शामिल रहता है। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली से गुजरता है। ये देखेंगे अगर आपका भारत का मैप देखा जाए तो इस तरह आपका भारत का मैप होगा, ऐसे बना होगा आपका भारत का मैप। यहाँ हम देखेंगे भारत के बात करें तो मानक समय हम आपको कितने राज्यों से बताए हैं 5 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरता है 5 राज्यों से गुजरता है। तो उसमें एक राज्य हमारा क्या आ जाता है मध्य प्रदेश भी शामिल है। कौन सा शामिल है मध्य प्रदेश भी शामिल है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उसमें शामिल है, मैं ऐसे ही बना देता हूं इसको। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है सिंगरौली। तो ये जो मानक समय है यहां से ऐसे गुजरता है, यहां से ये सीधा नीचे की ओर आता है। तो सबसे पहले मानक समय में उत्तर प्रदेश मिलता है, कौन सा उत्तर प्रदेश। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश आता है, इसका स्थान आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ आता है, कौन सा आएगा छत्तीसगढ़ राज्य आएगा। छत्तीसगढ़ के बाद आपका उड़ीसा आएगा, कौन सी राज्य उड़ीसा या उड़ीसा। फिर इसके बाद 5वां राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। 5वां राज्य कौन सा है आंध्र प्रदेश है। तो कहा जाए जो भारत का मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरता है 5 राज्यों से। कौन कौन से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कौन सा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। एक बार बोलो तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जान रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की किस जिले से होकर गुजरता है तो सिंगरौली से। कहां से सिंगरौली से, जो ये सीधा आपका यहां से ये गुजरता है, ये आपका सिंगरौली हो गया यहाँ। तो ये सिंगरौली से सीधा गुजरता है। तो अगर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले से मानक रेखा गुजरता है तो आप क्या बताओगे सिंगरौली। कौन सा सिंगरौली। अगर पूछा जाता है भारत के कितने राज्यों से मानक रेखा गुजरता है तो 5 राज्य से। कौन कौन से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब इसके बाद अगर हम बात करें समय अंतराल की बात करें तो समय अंतराल कितना है। अगर देखा जाए अगर यहाँ कितना समय रहेगा तो यहाँ कितने मिनट का अंतराल रहेगा। तो यहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बात कर रहा है, यहाँ की अंतराल होगी, ठीक है। तो यहाँ दोनों की बात किया जाए पूर्व और पश्चिम के बीच में इसकी अंतराल 34 मिनट होगा। कितने मिनट होगा 34 मिनट। अगर यहाँ क्या हो जाएगा मान लीजिए कि कोई भी समय हम अगर ले लेते हैं, मान लीजिए कि अगर आप कुछ भी समय ले लीजिए, यहाँ समझ लीजिए आप कि 5 बज रहे हैं, ठीक है। कितने बज रहे हैं 5 बज रहे हैं, ठीक है। और यहाँ कितने बज रहे हैं 5:34, ठीक है। तो जब यहाँ 5:34 और यहाँ 5, तो इनके बीचों का जो समय अंतराल रहेगा तो कितना रहेगा 34 मिनट का। कितना 34 मिनट। अगर यहाँ जब 5:34 होगा तो यहाँ का समय और बढ़ जाएगा, 5 नहीं रहेगा और बढ़ जाएगा। अब जब यहाँ 5:34 रहेगा तो इधर कम रहेगा। तो इनके बीच की अगर बात किया जाए, पूर्व से पश्चिम के बीच की बात किया जाए तो 24 मिनटों का क्या रहता है अंतराल रहता है। फिर ये मानक समय, देशांतर और अक्षांश के बारे में हम बताएंगे और इसको आपको अलग से समझाएंगे, अलग से वीडियो में देंगे इसका। तो ये कैसे मानक समय 34 मिनट अंतर होता है ये मैं आपको बताऊंगा। अब इसके बाद सीमावर्ती की अगर बात किया जाए, सीमावर्ती प्रदेश। सीमावर्ती प्रदेश का मतलब होता है कि मध्य प्रदेश से कौन कौन से ऐसे राज्य जो सटे हुए हैं, जिनकी सीमा कहां जुड़ी हुई है मध्य प्रदेश में जुड़ी है। तो यहां देखेंगे यह हमारा मध्य प्रदेश हो गया, ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया। उत्तर में देखेंगे
तो उत्तर में उत्तर प्रदेश है, ये वाला जो देखेंगे ये यहाँ आपका उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ से लेके ये पूरा उत्तर भाग में जो मध्य प्रदेश का उत्तर वाला भाग है वहां कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। और फिर अगर पूर्व में बात किया जाए तो यहाँ से लेके ये नीचे वाला ये पूरा भाग, यहाँ से ये पूरा छत्तीसगढ़ वाला भाग है, तो ये पूर्वी क्षेत्र में आ जाता है मध्य प्रदेश के, तो कौन सा क्षेत्र में हो जाएगा? पूर्वी। और साउथ में यानी दक्षिण में सबसे नीचे देखेंगे हमारे कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। फिर इसके बाद पश्चिम में बात किया जाए तो पश्चिम में कौन सा राज्य है? गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात। और उत्तर और पश्चिम के मध्य में देखा जाए बीचों बीच तो कौन सा राज्य बसा हुआ है? राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। तो इन राज्यों को भी आपको याद करना है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, दक्षिण में महाराष्ट्र, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़, पूर्व में छत्तीसगढ़, पूर्व में छत्तीसगढ़, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात, पश्चिम में गुजरात, और उत्तर पश्चिम में राजस्थान, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, उत्तर पश्चिम में राजस्थान। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की अगर बात किया जाए तो इन दिशों में इन राज्यों का क्या है? बसाव है, मतलब ये राज्य फैले हुए हैं। फिर इसके बाद अगर नदी की बात किया जाए, सीमावर्ती नदी, तो कौन कौन सी ऐसी नदी हैं जो मध्य प्रदेश के वो सीमा बनाती हैं? कुछ नदियां भी हमारे मध्य प्रदेश की है जो क्या बनाती हैं? सीमा बनाती हैं। तो उत्तर में देखेंगे, उत्तर में चंबल नदी सीमा बनाती है। तो यहाँ से देखेंगे ये चंबल नदी मध्य प्रदेश से उद्गम होती है और यहाँ से बहती हुई राजस्थान में जाती है, फिर इधर भिंड मुरैना में पहुंचती है, जो एकदम किनारे किनारे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के और राजस्थान के भी किनारा कहा जाए, इनके बीच बहती है और ये एक सीमा का निर्माण करती है। यही चंबल नदी ये उत्तर में देखेंगे जो भिंड मुरैना है, इसको सबसे ज्यादा बीहड़ प्रभावित किया है, बीहड़ वाला क्षेत्र माना जाता है। किसके कारण? किस नदी के कारण? यही चंबल नदी के कारण। अब दक्षिण में बात किया जाए तो दक्षिण में देखेंगे ताप्ती नदी जो बहती हुई खंबात की खाड़ी में आके गिरती है। तो सबसे दक्षिण में अगर सीमा बनाने वाली कौन सी नदी है मध्य प्रदेश की, तो आप क्या बताएंगे? ताप्ती नदी। सबसे दक्षिण में सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। उत्तर में कौन सी है? उत्तर में कौन सी है? चंबल नदी। उत्तर में चंबल नदी, उत्तर में चंबल नदी, उत्तर में चंबल नदी, दक्षिण में ताप्ती, दक्षिण में ताप्ती, दक्षिण में ताप्ती। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो अब जलवायु की बात कर लिया जाए। जलवायु, तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जलवायु क्या बताएंगे आप? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। यहाँ देखेंगे मालवा का पठार, ये वाला जो भाग है ये मालवा का पठार है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये मालवा का पठार है। इधर देखेंगे मालवा के पठार में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, जो मध्य प्रदेश को कई बार ये गेहूं के चलते अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मालवा का पठार का अगर जलवायु की बात किया जाए तो कैसा है? आदर्श जलवायु है। कैसी जलवायु है? आदर्श जलवायु। तो मालवा के पठार वाले क्षेत्र में कैसी जलवायु है? आदर्श जलवायु है। फिर इसके बाद मध्य भारत के पठार की बात किया जाए तो जो मध्य भारत के पठार है उसकी जलवायु क्या है? विषम जलवायु। कैसी जलवायु है? विषम जलवायु है। इसके बाद वर्षा की बात किया जाए तो वर्षा में देखा जाए मध्य प्रदेश का जो औसतन वर्षा है, जो वार्षिक औसत निकाला जाता है तो कितना है? 112 सेंटीमीटर। मध्य प्रदेश का वार्षिक औसत कितना है? 112 सेंटीमीटर। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है पचमढ़ी में। कहाँ होती है? पचमढ़ी में। कितना होता है? 212 सेंटीमीटर। कितना होता है? 212 सेंटीमीटर। इसके बाद मंडला सीधी का नंबर आता है, सीधी में 165 सेंटीमीटर माना जाता है कि वर्षा होती है। तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो आप पचमढ़ी बताएंगे, और कितना होता है? 212 सेंटीमीटर। और सबसे कम यानी न्यूनतम कहाँ होती है? तो गोहद में होती है जो भिंड में है। यहाँ कितने सेंटीमीटर होता है? 55 सेंटीमीटर। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम अगर वर्षा की बात किया जाए तो कहाँ होती है? भिंड में होती है। कितने सेंटीमीटर होता है? क्योंकि सेंटीमीटर भी पूछा जाता है, तो 55 सेंटीमीटर। अब इसके बाद अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो उत्तर पूर्व पश्चिम में सबसे किनारे भाग में आते हैं? तो सबसे उत्तरी वाले भाग में देखेंगे तो मुरैना है, फिर दक्षिण में बुरहानपुर। तो सबसे यहाँ आपका कौन सा जिला है? मुरैना है। कौन सा जिला है? मुरैना।
जो मध्य प्रदेश के सबसे उत्तरी वाले भाग में आता है। और अगर पूर्व में बात किया जाए तो ये कौन सा जिला होगा, यहाँ सिंगरौली होगा। कौन सा जिला होगा, सिंगरौली। और दक्षिण में बात किया जाए सबसे नीचे, तो दक्षिण में आपके अगर बात किया जाए तो बुरहानपुर होगा। कौन सा होगा, बुरहानपुर जिला होगा। फिर अगर पश्चिम की बात किया जाए तो यहाँ आपका कौन सा जिला होगा, अलीराजपुर होगा। कौन सा जिला होगा, अलीराजपुर। तो पूर्व में सिंगरौली, पश्चिम में अलीराजपुर, उत्तर में मुरैना और दक्षिण में बुरहानपुर। इसके बाद अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर पशुओं की बात किया जाए तो यहाँ देखा जाए कि बाघ, हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं, इसलिए इसे टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, टाइगर प्रदेश, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। इसके बाद अब देखेंगे सबसे ज्यादा बाघ के बाद हमारे मध्य प्रदेश में तेंदुआ का स्थान आता है, जो 432 पाए गए हैं। कितने पाए गए हैं, 432 पाए गए हैं। अब हम वर्षा के बाद वन देखेंगे मध्य प्रदेश में कैसे वन पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। फिर इसके बाद कहा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा सागौन का वृक्ष पाया जाता है। किसका, सागौन का वृक्ष पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले वृक्ष का नाम बताइए। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले वृक्ष सागौन है। कौन से है, सागौन। कौन सा वृक्ष है, सागौन वृक्ष है। फिर इसके बाद कहा जाए मृदा, सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा मिट्टी मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, काली मिट्टी। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी का नाम है, वो है काली मिट्टी। कर्क रेखा, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरता है, तो 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरता है। कितने जिलों से, 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरता है। अगर कहा जाए किस क्षेत्र के मध्य कर्क रेखा गुजरता है, तो वो है मालवा का, ठीक है ना। मालवा वाला क्षेत्र जो होगा उस क्षेत्र से सीधे कहा जाए बीचों बीच क्या गुजरता है, कर्क रेखा गुजरता है। क्या गुजरता है, कर्क रेखा। जो ये मालवा है तो इसके बीचों बीच क्या है, कर्क रेखा गुजरता है। बाकी जो क्षेत्र है तो बघेलखंड, बुंदेलखंड जो भी देखेंगे, सतपुड़ा, वो थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन मालवा वाला ये क्षेत्र है, इसलिए इसके मध्य से सीधे कर्क रेखा गुजरता है। फिर केंद्रीय बिंदु देख लेंगे। जो केंद्रीय बिंदु माने जाते हैं, तो अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु, जब भारत अखंड नहीं था, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब साथ में थे, तब भारत का केंद्रीय बिंदु क्या माना जाता था, बरसाली। क्या माना जाता है, बरसाली, जो बैतूल जिले में है। कहाँ है, बैतूल जिले, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है, और जगह का क्या नाम है, बरसाली। अविभाजित भारत, ठीक है ना, अविभाजित भारत, जब बहुत पहले की बात है ये, और अविभाजित भारत में मनोहर ग्राम, करौंदी, कटनी माना जाता था। मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु क्या माना जाता है, सागर। कौन सा माना जाता है, सागर। वर्तमान भारत का क्या माना जाता है, केंद्रीय बिंदु, विदिशा। कौन सा माना जाता है, विदिशा। और पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु क्या माना जाता है, मंगलनाथ का मंदिर, जो उज्जैन में है, जहां पर मंगलनाथ की मंदिर बना है, उसी को पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। ये कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इसको कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है, कहाँ स्थित है, तो उज्जैन में स्थित है मंगलनाथ की जहां मंदिर बनी है, यानी मंगलनाथ मंदिर ही कह सकते हैं कि वही पृथ्वी का क्या है, केंद्र बिंदु माना जाता है। ये हमारा जो मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थिति था ये खत्म होता है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम न्यायिक स्थिति देख लेंगे। मध्य प्रदेश की जो न्यायिक स्थिति है, न्यायिक स्थिति से संबंधित है, कौन कौन से ऐसे भवन बनाए गए, कौन कौन से ऐसे देखेंगे। हाई कोर्ट, कितने हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश में, तो देखेंगे वर्तमान हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का कहाँ है, जबलपुर में है। जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है वो कहाँ है, जबलपुर में। इसकी स्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है, और इसकी स्थापना कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 में। जबलपुर हाई कोर्ट के 2 खंडपीठ है, एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में। इसके कितने खंडपीठ है, एक ग्वालियर में और एक इंदौर में, मतलब जबलपुर के 2 खंडपीठ भी है। सबसे पहले देखेंगे जब ये मध्य प्रदेश अलग से नहीं बना था, मतलब इनका विभाजन नहीं हुआ था, बरार भी साथ में था, छत्तीसगढ़ भी साथ में था, तो उस समय पहले का हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का कहाँ था, नागपुर में था।
ऐसा माना जाता है कि 2 जनवरी 1936 में इसकी स्थापना हुआ है, जो धारा 108 के तहत और अधिनियम 1915 के तहत इसकी स्थापना किया गया है। आप इस तरह भी बता सकते हो कि 1 नवंबर 1956 के पहले इसका नागपुर हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ है? 1 नवंबर 1956 के पहले हुआ है। अब जो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के भवन के जो वास्तुकार थे वो कौन थे? हेनरी इरविन के द्वारा किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश का न्यायिक संबंधित था और आपके भौगोलिक संबंधित था। ये आपको यहीं से खत्म होता है और आगे फिर हम देखेंगे अगले में जो राजनीतिक स्थिति मध्य प्रदेश की क्या रहेगी। तो अगले वीडियो में हमारा आएगा राजनीतिक स्थिति।